Hello everyone. In our last class we have started a new chapter that is contract. कॉन्ट्रैक्ट में हमने बेसिक पढ़ लिया था. कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कैसे हुई, कैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाना शुरू किया. उसके बाद जो मेन चीजें हमने डिस्कस की थी दैट वाज अबाउट एग्रीमेंट एंड ऑब्लिगेशन. एग्रीमेंट के साथ साथ ऑब्लिगेशन आ जाती है तो हम कह सकते हैं एग्रीमेंट एंड ऑब्लिगेशन आर टू एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट के दो एलिमेंट्स हो सकते हैं. फिर उसके बाद हमने देखा था कि देयर आर अ लॉट ऑफ एग्रीमेंट्स दैट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स. कई सारे एग्रीमेंट होते हैं लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते. तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में फिर दिक्कत कहां आ रही है, किस चीज की प्रॉब्लम आ रही है कि एग्रीमेंट सारे कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि जहां पे भी आपका बार्गेन नहीं हो, जहां पे भी आपका बार्गेन नहीं हो या फिर आपकी किसी तरह की लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं हो तो उसको हम एग्रीमेंट तो कह देंगे लेकिन उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे. इसमें पहला एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया था सोशल अरेंजमेंट्स या सोशल एग्रीमेंट. जैसे आपने मूवी के लिए किसी को बोला, डिनर के लिए बोला एंड देन यू डोंट वेंट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम पे कोई लीगल एक्शन ले सकता है. द पर्सन कांट टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट यू बिकॉज तुम्हारा कोई लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं था. You were not intending to create any kind of legal relation. That is only a social एग्रीमेंट. एक सोशल एग्रीमेंट था. तो जितने भी तुम्हारे सोशल एग्रीमेंट होंगे उसमें हम उसको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर नहीं करेंगे. हम उनको एग्रीमेंट तो बोलेंगे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में एक ही डिफरेंस है. कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है. तो वो चीज भी एग्रीमेंट तो बन गई लेकिन उसको लॉ एनफोर्स नहीं करवा सकता. उसके बाद इसका ही दूसरा पार्ट हमारा पेंडिंग है सोशल एग्रीमेंट के अलावा. उसको हम लिखते हैं डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड, नहीं उसी का पार्ट है. जो आपका पहला पॉइंट चल रहा था एग्रीमेंट्स विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें पहला था सोशल वाला और ये दूसरा पॉइंट है डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. केस का नाम लिख लो, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर. ये केस का नाम है. इस केस से ही ये निकल करके आया. इसी में हमने पता लगाया कि कैसे एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में होने वाला अरेंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. और वो भी कौन सा अरेंजमेंट? डोमेस्टिक अरेंजमेंट. डोमेस्टिक मतलब जो घरेलू पर्पज से किया जाए दैट इज डोमेस्टिक. कमर्शियल हम सब समझते ही हैं, जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें की जाए दैट इज कमर्शियल. अब देखो यहां पे हम ले लेते हैं इधर हस्बैंड को और इधर की साइड में हम बैठा देते हैं वाइफ को. हाँ, ये केस लो ही लिखना पड़ेगा आपको. जैसे कई बार ये होता है ना कि कुछ चीजों में हमें केस लो रेफर करना होता है, कुछ चीजों में हमें केस लो ही लिखना होता है. तो इसमें आपको केस लो ही लिखना पड़ेगा. दैट इज द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन दिस. मेड एन एग्रीमेंट इन राइटिंग. हस्बैंड ने वाइफ के लिए एक राइटिंग में एग्रीमेंट बनाया. एग्रीमेंट में इसने क्या लिखा? टू पे हाउसकीपिंग अलाउंसेस. हस्बैंड ने वाइफ के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनाया रिटर्न में कि मैं तुम्हें हाउसकीपिंग अलाउंसेस दूंगा. अब सिचुएशन क्या है वो देखो. हस्बैंड कहां वर्क करता है? वर्किंग इन सिलोन. ये कहां? सिलोन में काम करता है. और वाइफ इज लिविंग इन इंग्लैंड. वाइफ इंग्लैंड में रहती है. तो दे आर लिविंग एट टू डिफरेंट प्लेसेस. तो इसने इसको प्रॉमिस किया, रिटर्न में लिखा कि मैं तुम्हें हाउसकीपिंग अलाउंसेस भेजता रहूंगा हर महीने. तो ये इनके बीच में रिटर्न एक एग्रीमेंट बन गया. अब हुआ क्या? ये जो इसकी वाइफ थी ये क्या निकली? अनफेथफुल. वॉज अनफेथफुल. हिंदी मूवी वाली स्टोरी हो गई ये तो.
है ना। अब इसकी वाइफ जब अनफेथफुल निकली तो इस बंदे को आया गुस्सा, इसने क्या किया, स्टॉप्ड गिविंग अलाउंसेस। इसने कहा अच्छा मुझसे धोखा तो अब बंद करता हूं खर्चा पानी सब। तो एग्रीमेंट क्या था, मैं तुम्हें पैसा पे करूंगा, हाउस कीपिंग अलाउंसेस पे कर रहा था, आराम से पे हो रहा था, लेकिन जैसे इसको पता चला कि ये अनफेथफुल है तो इसने अलाउंसेस देना बंद कर दिया। अब जब जिसको अलाउंसेस मिलने बंद होंगे वो कहां जाएगा, कोर्ट में, कि भाई मेरे अलाउंसेस कैसे बंद हुए, देयर वाज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन टू ऑफ अस और उस बंदे को पे करना चाहिए। तो अब जब कोर्ट ने इस चीज को देखा तो कोर्ट ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व किया, वो मेन है हमारे लिए। कोर्ट ने कहा मियरली डोमेस्टिक अरेंजमेंट, ये तो खाली एक डोमेस्टिक अरेंजमेंट है जो हर हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है, और नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। यहां पे कोई लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं था, इसलिए हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, नो कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए इसको हम कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर नहीं करेंगे। कोर्ट ने इस चीज को एनालाइज किया कि दोनों के बीच में क्या तय हुआ था। इन्होंने देखा कि ये सिर्फ एक डोमेस्टिक अरेंजमेंट है जो हर घर में होता है, कि हस्बैंड अगर अर्निंग कर रहा है और वाइफ अगर अर्निंग नहीं कर रही है तो डेफिनेटली दे विल डिमांड फॉर मनी, कि हर महीने मुझे कुछ खर्चा दो ताकि मैं घर चलाऊं। तो ये तो हर घर में होता है, तो यही सेम इनके बीच में तय हुआ था। तो इट इज नॉट समथिंग दैट इज क्रिएटेड फॉर लीगल रिलेशन। लीगल रिलेशन बनाने जैसा यहां पे कुछ भी दिखा नहीं, तो कोर्ट ने इसको क्या डिक्लेयर कर दिया, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। तुम चाहे इसको कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट कर रहे थे, लेकिन अगर लॉ की डेफिनेशन में देखें तो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला एग्जांपल हम सोशल अरेंजमेंट का लेंगे, जिसमें हम नॉर्मली किसी के साथ कुछ भी बात कर लेते हैं, मूवी पे जाना, वॉक पे जाना, डिनर पे जाना, वो सब। और दूसरा स्पेसिफिकली बना किसके लिए, हस्बैंड और वाइफ के लिए। जो डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स बनते हैं उसको हम कॉन्ट्रैक्ट में कवर नहीं करते। इन्होंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये घर में शांति भंग करने वाली चीज हो जाएगी। इसको ही सेम चीज को तुम एविडेंस एक्ट में एक प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन नाम की चीज आएगी उसमें पढ़ेंगे, कि हस्बैंड और वाइफ दे बोथ शेयर अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप वेयर अंडरस्टैंडिंग बिलीफ इज देयर। तो अगर हम इस तरह से उनके भी केसेस लेने लग जाएंगे तो फिर वो रिलेशन ही कहां रह गया, फिर तो वो एक दो अनजान लोग जैसे बिजनेस में साथ में आते हैं वैसे ही हो गया वो भी। तो इसीलिए हमने डोमेस्टिक पीस को मेंटेन करने के लिए इन चीजों को कोर्ट के परव्यू से दूर रखा, कि इनको कोर्ट में नहीं लाना चाहिए। अब जो हमने इससे इतना सब पढ़ा उससे क्या कंक्लूजन निकलता है, एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। अभी जितना भी हमने अब तक पढ़ लिया उसका क्या कंक्लूजन निकलता है हमारा। तो आप हेडिंग डालेंगे कंक्लूजन। जो भी हमने ऊपर सब पढ़ा उसका हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला, कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है, अब तक जो पढ़ा उसके बेसिस पे मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैसे समझ सकता हूं। मस्ट हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इसमें लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन जरूरी है। दूसरा पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट विच क्रिएट्स ऑब्लिगेशंस, और इन ऑब्लिगेशंस का सोर्स क्या होता है, सोर्स इज द एग्रीमेंट इटसेल्फ। आपका सोर्स कहां से है उसका, एग्रीमेंट में से ही। तो अगर एग्रीमेंट नहीं बनता तो क्या ऑब्लिगेशन आती, नहीं आती। तो इसका मतलब ये जो ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है उसका सोर्स खुद एग्रीमेंट ही है। एग्रीमेंट में ही कुछ ऐसा है जिससे कि तुम्हारी ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है, उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद तीसरी चीज, एग्रीमेंट को मैं क्या कह सकता हूं, जीनस। और जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या बन जाएगा,
स्पीसीज ऑफ एग्रीमेंट। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, ब्रॉड टर्म कौन सी, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट? ब्रॉडर सेंस में किसको? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ब्रॉड सेंस है ना, एग्रीमेंट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए? लीगल एनफोर्समेंट चाहिए। तो इसका मतलब नैरो सेंस में कौन सी चीज यूज हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट को मैं क्या कह सकता हूं? स्पीसीज। और ये क्या है? जहां से जनरेट हो रहा है। तो एग्रीमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का सोर्स है। एग्रीमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का सोर्स है। तो जीनस मतलब जहां से चीजें जनरेट हो रही हो, जो सोर्स हो, और स्पीसीज मतलब उसकी ब्रांच। तो एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, पर एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। ये लास्ट में मैं लिख सकता हूं। तो हम लिखेंगे ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, बट all agreements are not contracts। वैसे इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा नहीं, अनएक्सपेक्टेड है, फिर भी मान लो कभी ऐसी ये लाइन ही आ जाए तुम्हारे एग्जाम में कि इट इज सेड दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन या इलेबोरेट। हम कौन से एग्जाम्पल देंगे? जो हमने अभी पढ़े हैं, एग्रीमेंट्स विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। वो एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, दोनों आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दो तो अपने आप ये लाइन निकल के आ जाएगी कि एग्रीमेंट तो था पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। और जब कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो उससे पहले क्या बनना चाहिए? एग्रीमेंट बनना चाहिए। तो इसका मतलब ये जस्टिफाइड हो जाएगा। तो जस्टिफिकेशन हर चीज का प्रॉपर वे में आपको एग्जाम में देना पड़ेगा। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट में तो जो जो दो पर्सन साथ में आ रहे हैं उनके बीच में एक इंटेंशन होता है टू क्रिएट लीगल रिलेशन। कैसे समझेंगे इस चीज को कि कैसे ये लीगल रिलेशन क्रिएट होता है? जैसे सपोज करो आपने किसी से कुछ भी चीज का प्रॉमिस किया, तो एक्सचेंज ऑफ प्रोमिस क्या कहलाता है? एग्रीमेंट। एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस इज एग्रीमेंट। अब उस एग्रीमेंट में तुम्हारा इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करना या नहीं करना, ये कैसे समझ में आएगा? भाई अगर मान लो तुम, जैसे अभी मैंने बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर वाला केस बताया, तो कोर्ट ने क्यों उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना? क्योंकि कोर्ट को साफ साफ दिखाई दिया कि इट इज अ डोमेस्टिक अरेंजमेंट। तो कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे ऐसा कुछ लीगल रिलेशन क्रिएट करने जैसा हमें इंटेंशन लगा ही नहीं, देयर इज नो इंटेंशन एज सच। लेकिन हर केस में ये आइडेंटिफाई कर पाना क्या इतना आसान होता है कोर्ट के लिए कि क्या लीगल रिलेशन क्रिएट करना था या नहीं करना था? देखो, हम जब क्रिमिनल केसेस पढ़ेंगे, क्राइम पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज मेंस रिया, जिसको हम कहते हैं गिल्टी माइंड ऑफ अ पर्सन। अब इंटेंशन तो यही होता है, जहां तक मैं जानता हूं, अगर इंटेंशन बोले तो मेंस रिया हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। पर क्या कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल में कवर होता है? ये तो सिविल है। इसमें तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ए सिविल एक्शन, ये तो सिविल केस है। फिर इसमें हम इस चीज को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, कैसे लाएंगे कि कैसे कोर्ट ये समझेगी कि मेंस रिया कैसे प्रूव करें? मतलब क्या हम फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वगैरह करके ये सब फाइंड आउट करें? तो कोर्ट ने एक तरीका निकाला। कोर्ट ने कहा हम उसकी मेंटल स्टेट नहीं देखते, हम मेंस रिया को छोड़ देते हैं। हम क्या देखेंगे? कंडक्ट। क्या देखेंगे? कंडक्ट देखेंगे उस पर्सन का। अब ये कंडक्ट कैसे दिखाई देगा? मैं तो मेरी बात पे कायम रहूंगा, तुम तुम्हारी बात पे कायम रहोगे। तो जो दूसरे लोग हैं जो पास में तुम्हारे मौजूद है, उनसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इनके कंडक्ट से क्या दिखा तुम्हें। डू दे वांट टू क्रिएट लीगल रिलेशन? अगर उनके कंडक्ट से या उनके कहने से तुम्हारा कंडक्ट ऐसा दिखा तो कोर्ट उसको कंसीडर
कर लेगी। अब ये कंडक्ट फिर समझ में कैसे आता है कि अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी से कुछ भी करने की कोशिश कर रहा हूं डील, तो साफ साफ दिखाई देगा माई कंडक्ट इज शोइंग कि आई वांटेड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। समझ में आ ही रहा है ना कि तुम ऐसे ही थोड़ी ना किसी के साथ में कुछ भी डील कर लोगे, देयर इज अ मोटिव टू क्रिएट लीगल रिलेशन, कि यहां इंटेंशन था। तो कोर्ट किस पे फोकस करता है? नॉट ऑन द मेंस रिया पार्ट, मेंस रिया को छोड़ देता है, ये किस पे फोकस करता है? कंडक्ट पे, कि पर्सन के कंडक्ट से आइडेंटिफाई हो सकता है कि उसका इंटेंशन क्या था। अब सपोज करो कि दो लोग हैं जिनके बीच में कुछ तय होता है, जैसे मान लो मैं और तुम ये तय करते हैं आपस में कि हम दोनों एक दूसरे को एडवाइस देंगे, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ बताते रहेंगे किसी भी चीज के बारे में। बाद में मैंने तुम्हें नहीं बताया, तुम मुझ पे केस कर देते हो, क्या इसमें कोई लीगल रिलेशन क्रिएट करने जैसा दिखा? मे भी हो सकता है हमारा था इंटेंशन, पर ये कोर्ट कैसे पता लगाएगा? कंडक्ट से कुछ दिख रहा है? कंडक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है ना। क्या हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा? नहीं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो इसका मतलब यहां पे ये लीगल रिलेशन जैसा कुछ दिखना इम्पॉसिबल सा है। तो इसमें कंडक्ट मेन है जो क्या दिखाता है? तुम्हारा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ये एग्जाम में कितना क्या पूछा जाएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट द सेम, क्योंकि ये कोई ऐसा क्वेश्चन अलग से बनना पॉसिबल मुश्किल है। लेकिन हम उसको रीडिंग में इस तरह से लाएं कि हम इसको समझ पाए। तो मैंने उसी के पॉइंट्स निकाल के, वैसे ये बहुत इलेबोरेट करके दिया हुआ है तुम्हारे मॉड्यूल में, लेकिन उसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे निकाले जिनसे तुम समझ सको। तो वो पॉइंट्स बस आप एक रीड आउट कर लेना, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट एज सच नहीं है। पहला पॉइंट, इट इज एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट का एक असेंशियल एलिमेंट है कि नहीं है? लीगल रिलेशन होना ही चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिखो, वरना कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? इनवैलिड बन जाता है। तो आप लिखो इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ लीगल रिलेशन, there is no contract, it may be merely a domestic or social arrangement। जहां पे एब्सेंस तो लीगल रिलेशन का, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये मियरली क्या है? डोमेस्टिक या सोशल अरेंजमेंट। बेल्फोर के केस में कोर्ट ने यही तो कहा, इट इज डोमेस्टिक अरेंजमेंट, तो इसलिए मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकता। एक्सेप्टेंस in an agreement gives rise to legal relation। जब भी एक एग्रीमेंट में एक्सेप्टेंस आती है, उसके बाद आपके लीगल रिलेशन क्रिएट होते हैं। एक्सेप्टेंस के बिना क्या लीगल रिलेशन क्रिएट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो एक्सेप्टेंस इज द मेन थिंग। जब भी आपके पास प्रपोजल या ऑफर आएगा, तब तक कोई लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं हुआ है, बट एज एंड व्हेन इट इज एक्सेप्टेड, तो मे बी देयर आर चांसेस कि तुम्हारा लीगल रिलेशन क्रिएट हो जाए। इंटेंशन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमें इंटेंशन देखना है तो हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? उस कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्जेक्टिव से। अगर मैंने बिजनेस पर्पज से किया है तो साफ साफ दिखेगा, देयर इज अ मोटिव टू क्रिएट लीगल रिलेशन। द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज inferred through their conduct, not through their mental state।
हम जो इंटेंशन पार्टीज का इन्फर करेंगे, इन्फर करना समझते हो ना, डिराइव करना, समझ लेना, मतलब सीधे सीधे अगर कोई चीज नहीं दिखाई देती है तो हम उसको इन्फर करके लाते हैं। इन्फर करके मतलब लॉजिकली हम सोच के देखते हैं कि क्या हुआ होगा। तो इन्फर कर सकते हैं किससे? कंडक्ट से, ना कि उसकी मेंटल स्टेट से। मेंटल स्टेट जज करना इज नॉट एन इजी टास्क। तो हमें ज्यादा आसान क्या लगता है? कंडक्ट दिख जाता है, तो कंडक्ट से हम पता लगा सकते हैं कि यहां पे लीगल रिलेशन था या नहीं था। टू फाइंड द इंटेंशन, the court has to check that what a reasonable man would say, having regard to all circumstances of the case। ये जो इंटेंशन है इसको फाइंड आउट करने के लिए कोर्ट सिर्फ ये देख लेगी कि एक रीजनेबल मैन, अब हम रीजनेबल मैन किसको कहते हैं? जो हर चीज को कारण के साथ समझता हो। हम किसी नॉर्मल पर्सन ही है वैसे ये, लेकिन हम अनरीजनेबल मैन की बात नहीं करेंगे। अनरीजनेबल किसको बोलते हैं? जिसकी बहुत ज्यादा हाईली डिमांड हो, या फिर वो बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो, ऐसे लोगों को हम नहीं इंक्लूड करेंगे। हम केवल एक रीजनेबल मैन की बात करेंगे कि अगर इन सर्कमस्टेंसेज में एक रीजनेबल मैन होता तो वो कैसे रिएक्ट करता, उससे हम इंटेंशन का पता लगा सकते हैं। तो कोर्ट के लिए भी मेंस रिया इज नॉट इंपॉर्टेंट। कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? कंडक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। कंडक्ट को देखते हुए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समटाइम्स इट कैन बी presumed that parties intended to create legal relations, but this presumption can be rebutted। दो नई टर्म आई है, प्रिजम्पशन और रिब्यूट। देखो, लॉ में प्रिजम्पशंस चलते हैं। प्रिजम्पशन मतलब पूर्वानुमान, जिसको हम मान सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो प्रिजम्पशंस लॉ में भी चलते हैं। दो तरीके के प्रिजम्पशन होते हैं, एक होता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, एक होता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। मतलब जो आपको फैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्रिजम्पशन बना लेते हो। जैसे इसमें एविडेंस एक्ट में भी ये चीज पढ़ेंगे कि जैसे सपोज करो यू आर गोइंग ऑन द रोड एंड यू सो अ मैन नॉक डाउन, मतलब एक आदमी गिरा हुआ है, एंड यू सो अ स्पीडिंग कार। तो आप क्या सोचोगे? कार ने आदमी को टक्कर मार दी। प्रिजम्पशन है। रिब्यूट हो सकता है। रिब्यूट मतलब कैंसिल, उसको कैंसिल किया जा सकता है। बाद में पता चले आपने कैमरास की फुटेज देखी कि आदमी डर के मारे गिर गया था, कार ने उसको टक्कर नहीं मारी थी। कई बार होता है ना कि कार दूर से आती दिखी और मैं घबरा गया और मेरा पैर एकदम से लड़खड़ाया और मैं गिर गया। कार अपनी निकल गई, लेकिन कार ने तो टक्कर नहीं मारी ना, पर मेरा प्रिजम्पशन क्या था? कार ने टक्कर मारी होगी। तो ये कहता है कि कई बार हम पार्टीज को देखते हुए, पार्टीज के कंडक्ट को देखते हुए हमें लगता है कि क्रिएट करना था इनको लीगल रिलेशन, ये हमारा क्या है? प्रिजम्पशन है। कोर्ट को भी लगेगा कि हाँ इनका लीगल रिलेशन क्रिएट करने जैसा इंटेंशन था, पर इसको रिब्यूट किया जा सकता है। तो मतलब एक पार्टी अगर प्रूव कर दे कोर्ट में कि मेरा ऐसा कोई इरादा था ही नहीं, तो इसका मतलब कोर्ट को उसकी बात माननी पड़ेगी। अगर उसके पास ऐसा कुछ है जो तुम्हारे प्रिजम्पशन को क्या कर सके? रिब्यूट कर सके। तो प्रिजम्पशन लॉ में होते तो हैं, पर उनको रिब्यूट किया जा सकता है। फिर डिसीजन किसके बेसिस पे आते हैं? डिसीजन किसके बेसिस पे आएंगे? डिसीजन आएंगे कॉन्क्लूसिव प्रूफ के बेसिस पे। अब ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ क्या होता है? जब मेरा प्रिजम्पशन इतना स्ट्रांग है कि उसको रिब्यूट किया ही नहीं जा सकता, कितना भी तुम सबूत देने की कोशिश करो बट यू आर नॉट एबल टू रिब्यूट द सेम, तो वो मेरा क्या बन जाएगा? कॉन्क्लूसिव प्रूफ बन जाएगा। एग्जाम्पल जैसे कि सपोज करो कि मैंने कहा कि कार ने ही टक्कर मारी है, वहां पे कोई कैमरास की फुटेज वगैरह कुछ नहीं मिली, कार वाला ये प्रूव ही नहीं कर पाया और उस आदमी ने बयान दे दिया कि इस कार ने मुझे टक्कर मारी थी। अब बताओ प्रिजम्पशन ट्रू है या नहीं है? सही है ना मेरा प्रिजम्पशन, क्योंकि आदमी खुद कह रहा है कि इस कार ने मुझे टक्कर मारी, उसने कार का नंबर तक बता दिया। इसका मतलब
प्रिजम्पशन इज ट्रू। प्रिजम्पशन था पहले जब तक मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन अब ये प्रिजम्पशन क्या बन गया? कॉन्क्लूसिव प्रूफ बन गया। मैंने देख के आइडिया लगाया लेकिन बाद में प्रिजम्पशन हो गया। अब मान लो कि ये प्रिजम्पशन रिब्यूट करना है, तो रिब्यूट करने के लिए उस आदमी ने सोचा ये आदमी झूठ बोल रहा है। वो गया आसपास के एरिया में, उसने सीसीटीवी देखे कि यहाँ कहाँ लगे हुए हैं, तो एक दुकान के बाहर लगा हुआ था। उसने उससे कहा मेरे को फुटेज चाहिए उस दिन की। उसने फुटेज निकाली और फुटेज निकाल के उसने देखा कि आदमी झूठ बोल रहा है, उसको कार से कोई टक्कर नहीं लगी, पर उसको मौका मिल गया ना कॉम्पनसेशन लेने का। भाई अगर मेरे को एज अ नॉर्मल पर्सन कॉम्पनसेशन लेने का मौका मिल रहा है तो मैं क्यों छोड़ू? भाई उस पे तो नाम वैसे भी लगा हुआ है, तो मैंने सोचा ले लिया जाए। तो प्रिजम्पशन अभी भी स्ट्रांग ही था, लेकिन जैसे उसकी फुटेज आएगी क्या ये प्रिजम्पशन टिक पाएगा? रिब्यूट हो जाएगा। क्लियर है? तो प्रिजम्पशन कब तक चलेगा? जब तक कि उससे सुपीरियर चीज कोर्ट में नहीं आ जाएगी। एज एंड व्हेन समथिंग सुपीरियर इज फाउंड बाय द कोर्ट, तो ये प्रिजम्पशन क्या हो सकता है? रिब्यूट। और अगर नहीं मिला तो इसी के बेसिस पे तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो प्रिजम्पशन कोर्ट भी कई बार ले लेती है कि पार्टीज का लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन था, पर ये प्रिजम्पशन कितना टाइम चलेगा ये पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे कैसे एविडेंसेस देते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, two person agree with each other to render advice in pursuit of virtue, science और आर्ट। दो पर्सन ने एग्री किया कि हम दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को एडवाइस देंगे। इन परसूट ऑफ किस किस चीज के रिलेशन में? वर्च्यू, साइंस और आर्ट। साइंस और आर्ट के केस में हम उसके जो भी क्वालिटीज वगैरह होगी उसको हम डिस्कस आपस में करेंगे। मतलब मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा, तुम मुझे एडवाइस दोगे। क्या यहाँ पे लीगल रिलेशन जैसा कुछ दिख रहा है? मे भी हो सकता है इनका इंटेंशन हो, क्रिएट करते टाइम पे इनका इंटेंशन हो, पर क्या कोर्ट फाइंड आउट कर सकता है? तो हम इसको क्या कहेंगे? इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता जब तक कि ये प्रूव नहीं हो जाए कि इसमें लीगल रिलेशन क्रिएट होना था। क्लियर है? आवाज किस चीज की आई? भिड़ गया? ऐसे भिड़ भी सकते हैं। माइंड योर स्टेप्स तो बहुत जगह देखा था सीढ़ियों पे, अब माइंड योर बैक भी बोलना पड़ेगा जब बैठते टाइम पे कोई बैठे तो। नहीं नहीं, आप इसमें हाँ एक चीज ऊपर लिखना चाहो तो लिख लो कि फॉर प्रूविंग द लीगल रिलेशन मेंस रिया इज नॉट रिक्वायर्ड। आप ऊपर कहीं भी अपने हिसाब से लिख लो अगर आप लिखना चाहो तो, वरना हमें वैसे तो कंडक्ट पता चली गया कि कंडक्ट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेंस रिया की ज्यादा इंपॉर्टेंस किसमें होती है? क्रिमिनल केसेस में। या सिविल केसेस में मेंस रिया के बिना भी हम काम चला सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अदर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमारा पहला है वर्ड तो सुना होगा कंटिंजेंट। क्या मतलब होता है? कंडीशन, एक कंडीशन होती है। कंटिंजेंट मतलब देयर इज एन अंडरलाइन कंडीशन। जो तुम बोल रहे हो ना फिक्स नहीं होना, उसको कहते हैं हम अनसर्टेन इवेंट।
अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट, कि आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करो ऐसी एक चीज के लिए जो कि अनसर्टेन है, तो हम उसको वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि होना नहीं होना किसी के हाथ में नहीं है. इट इज समथिंग दैट इज अनसर्टेन. कंटिंजेंट जरूरी नहीं अनसर्टेन हो. कंटिंजेंट ऐसी चीज नहीं है जो अनसर्टेन हो, बट इसमें भी कुछ चीजें अनसर्टेन हो सकती है, वो हम डिस्कस करेंगे. लेकिन हम कंटिंजेंट को कैसे समझेंगे कि इसमें क्या होती है, एक कंडीशन होती है. क्या होती है? एक कंडीशन. अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. और अगर वो कंडीशन फुलफिल हुई तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मान लिया जाएगा. तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड या इनवैलिड होना किस पे डिपेंड करेगा? कंडीशन पे. किस पे डिपेंड करेगा? कंडीशन पे. एग्जांपल देता हूं. ए ने बी से कहा, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा अगर तुम सी से शादी करते हो तो. ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा अगर तुम सी से शादी करते हो तो अगर शादी होगी तो पैसे मिलेंगे, और अगर नहीं होगी तो ये क्या है? वॉइड है. वो कह ही नहीं सकता, 5 लाख रुपए मांग ही नहीं सकता. तो इसका मतलब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज एन अंडरलाइंग कंडीशन. वो कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वरना फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. तो इसका मतलब शुरू दिन से मैं ये नहीं कह सकता कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है. ये जज करना पड़ेगा, उस इवेंट पे डिपेंड करेगा जो मैंने उसके साथ अटैच कर दिया. तो इसको मैं कैसे लिखूं फिर? क्या इसमें राइट डाउन करूं? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विथ एन अंडरलाइंग कंडीशन. ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि एक कंडीशन साथ में दी गई है. टू डू और abstain from doing something is attached to a collateral event that may or may not happen. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, जो हम कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, की कुछ करना या नहीं करना, ये डिपेंड किस पे हो जाएगा? अटैच किससे हो जाएगा? एक कोलेटरल इवेंट से, जो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. तो इसका मतलब पहली वाली कंडीशन का परफॉर्म होना किस पे डिपेंड करता है? दूसरी वाली पे. तो अगर ये होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. अब ये कोलेटरल वर्क या कोलेटरल इवेंट क्या होता है? कोलेटरल का लिटरल मीनिंग हम कह सकते हैं जो साथ साथ चल रही हो चीज. जो चीजें साथ साथ चल रही हो, जैसे मॉर्गेज के केस में होता है. जब तुम पैसा किसी से उधार लेते हो, आप कोलेटरल में अपनी कोई प्रॉपर्टी उसके पास में रख देते हो. प्रॉपर्टी को तब तक कुछ हार्म नहीं होगा जब तक कि तुम पैसा पे कर दोगे, पर अगर नहीं किया तो प्रॉपर्टी पे भी इफेक्ट आ सकता है. तो कोलेटरल मतलब एक चीज जो साथ साथ चलेगी. तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ ये कंडीशन चलेगी, तो ये कंडीशन जब तक फुलफिल होगी तब तक वो वैलिड है. तो वो डायलॉग नहीं है, बसंती जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेगी, याद वही रख सकते हो कि इसमें ये कंडीशन जब तक रहेगी तब तक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जैसे ही कंडीशन खत्म सांसें बंद. मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म. तो ये अंडरलाइंग इवेंट बहुत जरूरी है. ये जो कोलेटरल इवेंट है इसका होना नहीं होना बहुत जरूरी है, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा. एग्जाम्पल. ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल बी 20 bales of cloth. नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है.
ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें 20 बेल को, मतलब एक यूनिट होती है कपड़ा नापने की, लेकिन हम मीटर मान लेते, चलो 20 मीटर कपड़ा बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या यहाँ पे कोई कंडीशन है? अभी नहीं है ना, पर मैं ऐड कर देता हूं। इफ द शिप बाय विच दे आर कमिंग रिटर्न्स सेफली, अगर जिस शिप से वो आ रहे हैं वो सेफली रिटर्न हो जाती है, मतलब पहुंच जाती है, तो ये इसको कपड़ा बेचेगा। अगर ये शिप डूब गई रास्ते में तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। अब मान लो इसमें से ये बी बच गया, ए मर गया, तो बी बोलता है कि मेरे को तो कपड़ा चाहिए, उसने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था। कहां से होगा? क्योंकि कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी? कि वो सेफली रिटर्न होने चाहिए, और अगर नहीं हुए तो वो क्या माना जाएगा? वॉइड मान लिया जाएगा। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट का वॉइड या वैलिड होना किस पे डिपेंड था? इस पे। तो इसको मैं कह सकता हूं कोलेटरल इवेंट। ये मेरा कोलेटरल इवेंट था। तो अगर ये होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है। एग्जाम्पल इसके जो ज्यादातर जिसको हम इसमें ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड करते हैं वो कौन से हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंडेमनिटी एंड गारंटी आर पॉपुलर इंस्टेंसेस, सॉरी इंस्टेंसेस रहने दो, पॉपुलर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया, एंड कोलेटरल इवेंट क्या है? तो ये मिलेगा ना। क्या वो पहले मिल सकता है? नॉट पॉसिबल। मैंने मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस लिया, क्या होगा? गाड़ी को डैमेज होगा तभी मुझे पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इसमें क्या है? कंडीशन है। इंडेमनिटी एंड गारंटी, इंडेमनिटी हम बाद में पढ़ेंगे, इतना इजीली समझ में नहीं आएगा। इंडेमनिटी इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन दैट इज प्रोवाइडेड टू अ पर्सन, प्रोटेक्शन कहते हैं इंडेमनिटी को, लेकिन हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पर गारंटी हमें समझ में आता है। गारंटी मतलब किसी चीज को करने की गारंटी। देखो दो वर्ड होते हैं, गारंटी और वारंटी। वारंटी बहुत अलग चीज है, गारंटी बहुत अलग चीज है। गारंटर कोई किसी का कैसे बनता है ये भी आगे आएगा कॉन्ट्रैक्ट में, कि जैसे सपोज करो तुमने मुझसे पैसा उधार मांगा, मैंने तुम्हें मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, और या फिर मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। ये बीच में आई और इसने बोला तुम मुझे तो जानते हो ना, आई एम बिकमिंग अ गारंटर, मैं गारंटर बन जाती हूं। अगर ये नहीं देगी पैसा तो मैं दे दूंगी, अगर ये पैसा नहीं देती है तो मैं दे दूंगी। इसको पैसा कब देना पड़ेगा? जब वो नहीं दे, वरना इसकी कोई लाइबिलिटी आएगी नहीं? आएगी ना। तो इसमें भी क्या है? कोलेट्रल इवेंट। एक इवेंट कोलेट्रल है कि अगर वो पैसा नहीं देगा तो इसकी जिम्मेदारी आएगी, वरना नहीं आएगी। तो पहली जिम्मेदारी किसकी? प्रिंसिपल डेटर की, जिसने डेट लिया है। बाद में किसकी जिम्मेदारी? गारंटर की, जो गारंटी दे रहा है। तो ये सारे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के पॉपुलर एग्जांपल है कि इनको हम आराम से कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखो ये जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है इसके कुछ रूल्स बताए गए हैं। सेक्शन 31 में इसकी डेफिनेशन है जो अभी हमने लिखी है, कि ये कैसे हम इसको समझ सकते हैं, क्या इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। 32 से लेके 6 तक इसके रूल्स है, 32 से लेके 6 तक इसके रूल्स है, जिनके बिना ये अधूरा है। जब हम कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो अगर हम रूल्स को स्किप कर देते हैं तो कई बार चीजें अधूरी रह जाती है, तो हमें रूल्स के साथ इसको पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम रूल्स को देख लेते हैं एक बार। एक्चुअल टाइम क्या है? ये 9:18 सही है क्या टाइम? फिर हो जाएगा मे बी शायद। हेडिंग डालेंगे हम रूल्स रिगार्डिंग कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन कहां से कहां तक है? 32 से 36, ये हेडिंग है आपकी, कि रूल्स क्या है कॉन्टिजेंट
कॉन्ट्रैक्ट के हमारी सेक्शन से 32 से लेके 36 तक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 32। कैन नॉट बी enforced until and unless the future uncertain event happens or not happens. Hence declared void. समझो इस चीज को, ये एनफोर्स तब तक नहीं हो सकता until and unless the future uncertain event happens or not happen. तो यहां पे इवेंट क्या है? अनसर्टेन। तो क्या मैं इसको वैलिड मान सकता हूं? कैसे मानूं? इवेंट अनसर्टेन है ना। अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट की वजह से मैं इसको क्या डिक्लेयर कर सकता हूं? वॉइड डिक्लेयर कर सकता हूं। तो ऐसा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें तुमने कोलेटरल इवेंट ऐसा रखा जो कि क्या था? अनसर्टेन था, तो अनसर्टेनिटी की वजह से हम उसको वॉइड डिक्लेयर करेंगे। जैसे दो लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा अगर 2 घंटे में बारिश होगी। क्या ये कोई सर्टेन इवेंट है? क्या इस पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो कॉन्टिंजेंट तो था, पर इवेंट कौन सा था? अनसर्टेन। तो इसलिए हम इसको वैलिड नहीं मान सकते, हमें क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा? वॉइड। ये तभी वैलिड माना जा सकता है अगर इसकी हैपनिंग और अनहैपनिंग जो भी वो फिक्स हो जाए, और अनसर्टेन चीजों को फिक्स करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये हम कर ही नहीं सकते। हाँ, वेदर फोरकास्टिंग हो जाती है उसके बाद भी क्या श्योरिटी है बारिश आएगी? और जबकि ये तो उल्टा ही निकलता है, जिस दिन वो कहेंगे धूप आएगी उस दिन तो बारिश आती है, और जिस दिन वो कहते हैं बारिश उस दिन धूप आएगी। तो ये वो ही नहीं बता सकते, तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए कैसे पॉसिबल होगा? एग्जाम्पल भी लिख लो साथ में इसका, ताकि एक एक एग्जाम्पल साथ में रहेगा तो समझना आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल में लिखो ए कॉन्ट्रैक्ट विथ P to pay rupees 10 lakh when he marries C। अब तक क्या इसमें अनसर्टेनिटी जैसा कुछ दिख रहा है? शादी तो हो ही सकती है ना भाई, ये आराम से इससे शादी कर सकता है, बट C डाइज। अब किससे करेगा शादी? अब ये हो सकती है कभी भी, अनसर्टेन हो गया ना, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है भाई। मरे हुए इंसान से कैसे शादी करोगे? आत्मा से करनी है तो फिर कर लो, वो हम मना नहीं कर रहे। विदाउट बीइंग मैरिड टू बी, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। देखो, पहली चीज तो ये मैरिज अनसर्टेन थी, कब होगी कब नहीं होगी हमें पता ही नहीं था। फिर भी एक बार की प्रोबेबिलिटी थी कि ये 10 लाख रुपए इसको मिल सकते हैं शादी होने से, लेकिन जैसे ये डेथ हुई ये इम्पॉसिबल हो गया। अब तो ये कहीं किसी हाल में कॉन्ट्रैक्ट रहा ही नहीं, ये वॉइड अपने आप हो जाएगा। तो ऐसा कोई इवेंट जो अनसर्टेन हो, उसके बेसिस पे अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। दिस इज योर सेक्शन नंबर 32। ये सेक्शन 32 में आपको बताया गया। हाँ, कॉन्टिंजेंट, पर उसमें डेथ नहीं हुई थी ना। मतलब हम कह रहे हैं कि इवेंट हो सकता है, पॉसिबल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। जब तक ये डेथ नहीं हुई तब तक ये वैलिड है, प्रोबेबिलिटी है ना, शादी हो सकती है, क्या दिक्कत है? लेकिन इसकी डेथ हो जाना वॉइड हो गया। अब क्या करोगे? अब ये बी पैसे मांगेगा किस बेसिस पे? शादी करने वाली तो गई वो तो जा चुकी है, अब तुम पैसे किसी से मांग ही नहीं सकते। तो ये पहले ठीक था, जहां तक ये कंडीशन थी ठीक था, लेकिन जैसे डेथ हुई ये क्या बन गया? वॉइड बन गया। तो सेक्शन 32 में फॉल कर गया। अब वो इवेंट नहीं हो सकता, वो चीज हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 33। 3
can be enforced without happening of uncertain event only when the event becomes impossible and not before. कई बार अनसर्टेन इवेंट के बेसिस पे किया गया कॉन्ट्रैक्ट भी एनफोर्स हो सकता है अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल डिक्लेयर हो जाए उससे पहले नहीं. लाइन से नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल से बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. उसके बाद में ये लाइन भी वापस क्लियर करूंगा. एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट बी टू गिव a sum of money if a certain ship does not return. ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें एक सम ऑफ मनी दूंगा अगर एक सर्टेन शिप, मतलब कोई एक निश्चित शिप है जो रिटर्न ना हो. तो अनसर्टेन है इवेंट, अभी कुछ पता नहीं है होगा या नहीं होगा. अब क्या होता है, द शिप डूब गई. क्या कभी वापस आ सकती है? श्योर हो गया ना. इवेंट क्या था, अनसर्टेन था, पर अब श्योर हो चुका है कि वो वापस आ ही नहीं सकती. कैसे आएगी, वो तो डूब चुकी है ना. टाइटैनिक डूबने के बाद वापस आ सकती है? डूब चुकी है. तो अब डूबने से वो क्या हो गया, एनफोर्स हो गया कॉन्ट्रैक्ट. था तो अनसर्टेन, उसका आना नहीं आना अनसर्टेन था, लेकिन ये शिप डूबते ही वो क्या हो गया, सर्टेन हो गया. अब तो फिक्स है कि शिप कभी वापस आ ही नहीं सकती. तो ये कोर्ट में एनफोर्स हो सकता है. पहले क्या लग रहा था, वॉइड लग रहा था कि अनसर्टेन इवेंट है तो वॉइड है. लेकिन अगर अनसर्टेन इवेंट किसी न किसी वजह से फिक्स हो जाए, किसी न किसी वजह से इंपॉसिबल हो जाए, फिक्स हो जाए, तो हम उसको भी एनफोर्स करवा सकते हैं. तो अब क्या क्या लिखेंगे हम, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी enforced as the event became impossible as the ship sank. जैसे ही शिप डूबी तो उसका आना पॉसिबल ही नहीं अब. और मेरी यही तो कंडीशन थी, नॉट रिटर्न, डज नॉट रिटर्न. नहीं, ऊपर वाले में ये कैसे था, तो एनफोर्स कैसे होगा, वो तो वॉइड होगा. शादी होती तो पैसे मिलते, तो उसमें तो वॉइड डिक्लेयर हो गया. यहां पे तो क्या, डज नॉट रिटर्न, नहीं आने पर पैसे मिल रहे हैं, तो ये नहीं आएगी, ये श्योर हो गया. बताता हूं, वापस से बताता हूं. देखो, पहले वाले केस में मैंने कंडीशन क्या रखी कि ए बी को पैसे देगा अगर बी सी से शादी करता है. तो अनसर्टेन इवेंट है, जरूर ये दोनों शादी करें, तो वो कभी भी वॉइड ही था, एक तरह से वॉइड ही है मेरे लिए जब तक शादी नहीं होती. फिर सी की डेथ हो जाती है, तो क्या कभी भी पैसे मिलेंगे? नहीं मिल सकते ना. पैसे मिलना इम्पॉसिबल है, बिकॉज वो सी जो अवेलेबल ही नहीं है शादी के लिए. तो कैसे, तो वो वॉइड ही था, वॉइड डिक्लेयर होगा, कंफर्म वॉइड डिक्लेयर होगा. अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, एनफोर्स करवाने की. अब मैं वॉइड की बात नहीं कर रहा हूं, सेकंड इंस्टेंस में मैं एनफोर्स करवाने की बात कर रहा हूं कि शुरू से मुझे लग रहा था कि ये शिप का रिटर्न होना नहीं होना ये अनसर्टेन है. जरूरी थोड़ी ना हरी शिप डूबे, जरूरी है क्या हर शिप टाइटेनिक की तरह डूब जाए. तो मैंने कहा कि ये अनसर्टेन है, तो मेरे लिए वॉइड था. लेकिन जैसे ही शिप डूब गया, नहीं भी आ सकती, तो अनसर्टेन था. लेकिन ये कंफर्म किसने कर दिया, शिप के डूबने ने. तो शिप के डूबने ने कंफर्म किया कि ये
पॉसिबल हो सकता है, तो मैंने इसको एनफोर्स कर दिया। उसी एग्जांपल को हम चेंज करते हैं। अगर उसमें मैंने ये कहा होता ए बी को पैसे देगा अगर वो सी से शादी नहीं करता है, सी से शादी नहीं करता है तो पैसे मिलेंगे, और सी की डेथ हो जाती है, वो कह देगा पॉसिबल है ना, अब तो मैं कभी सी से शादी कर ही नहीं सकता, सर्टेन हो गया ना इवेंट, पैसे मिलेंगे, एनफोर्स हो जाएगा। क्लियर है अब डिफरेंस? तो पहले वाले में हमने वॉइड के लिए कंडीशन पढ़ी, दूसरे वाले में हमने एनफोर्स के लिए कंडीशन पढ़ी। तो इसको आप थोड़ा हाईलाइट कर लो कि पहला वाला किसके लिए था, वॉइड के लिए, और दूसरा वाला किसके लिए है, एनफोर्स के लिए। अब क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब इसके बाद के जितने और सेक्शंस बचे हैं वो अब हम कल ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा एक दिन में नहीं पॉसिबल होगा, मुझे लगता है कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। तो जितना पढ़ा है एक बार रिवाइज करना, कल हम पहले एक बार क्विक रिवीजन एंड देन आफ्टर आगे का स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।